वैसे तो भारत में यूरोपीय आगमन के तहत 5 शक्तियाँ आती हैं, 5 यूरोपीय कंट्रीज आते हैं, जिनमें से पहली होती है पुर्तगाली, दूसरी होती है डच, तीसरी होती है अंग्रेज, चौथी होती है डेनिश और पांचवी होती है फ्रांसीसी। अब यहाँ जानने लायक बात यह है कि आखिर इन पांचों में अंग्रेज ही ऐसे क्यों थे जो बाद में अंततः 200 वर्षों तक भारत में शासन कर सके या 200 वर्षों तक अपना राज्य स्थापित कर सके। चलिए फिर इनको एक एक करके जानते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली आते हैं 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली होता है जो भारत आता है। अब देखो, एक घटना घटती है 1661 में। जो पुर्तगाली राजकुमारी होती है कैथरीन, उसका विवाह जो होता है ब्रिटिश सम्राट से कर दिया जाता है। जब ब्रिटिश सम्राट से उसका विवाह कर दिया जाता है तो बम्बई जो होता है, तत्कालीन वहाँ पे बम्बई पे पुर्तगालियों का अधिकार होता है, तो बम्बई जो होता है दहेज स्वरूप ब्रिटिश सम्राट को दे दिया जाता है या ब्रिटेन को दहेज स्वरूप बम्बई दे दिया जाता है और बम्बई पे जो अधिकार होता है वो अब अंग्रेजों को हो जाता है। 1661 में शादी हुई, जब कैथरीन की शादी बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो पुर्तगालियों का हस्तक्षेप होता है पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका होता है। बाकी जब इसके बदले में जो उनके क्षेत्र जो उनके क्षेत्र हैं उनको या तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ लीज पे ले लिया जाता है या तो फिर उनको करने दिया जाता है। मतलब कि इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो जाते हैं एक विवाह के माध्यम से। उसके बाद पुर्तगालियों का जो हस्तक्षेप होता है खत्म हो जाता है। अब दूसरे आते हैं डच आते हैं 1596 में। अब देखो, डचों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जो कि होता है वेदरा का युद्ध, और वेदरा का युद्ध लड़ा जाता है 1741 में। और वेदरा के युद्ध में डच जो होते हैं अंग्रेजों के द्वारा पराजित हो जाते हैं और अंतिम ये युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद से जो डच होते हैं भारत में अपनी शक्ति को पूरी तरह खो चुके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, पहले पुर्तगाली चले गए, अब चलेगा डच। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज तो रहते हैं, इसके बाद नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं डेनिश 1616 में आते हैं और 1745 इनको समझ में आ जाता है कि हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, तो ये अपने सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों को बेच के वापस चले जाते हैं। कहते हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमें करो माफ, हम चले वापस। ठीक है, तो अब देखो, पुर्तगाली भी चले गए, डच भी चले, पुर्तगाली भी चले गए, डच भी चले गए, डेनिश भी चले गए, अभी अंग्रेज बचे हुए। अब आएंगे लास्ट में फ्रांसीसी जो होते हैं वो आते हैं 1664 में। फ्रांसीसी होते हैं महत्वाकांक्षी, वो एक ऐसी पावर होते हैं जो अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देते हैं और कई जगह तो फ्रांसीसी की जीत भी होती है। तो फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में लड़े जाते हैं 3 कर्नाटक के युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध भी बोला जाता है। अंतिम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के द्वारा एक गलती कर दी जाती है कि डुबले जो होता है उसको वापस बुला लिया जाता है, और डुबले की जितना ही प्रभावशाली होता है कलाइव होता है, अंग्रेजी कंपनी की तरफ से होता है, जो कि भारत में उस समय होता है। तो कर्नाटक को जो युद्ध होता है वो 1758 में लड़ा जाता है, और 1758 में इस युद्ध जो होता है निर्णायक होता है, जिसमें अंग्रेजों की भारत में जीत होती है और यहाँ पर फ्रांसीसियों की शक्ति भारत में अंततः खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप एक कदम समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के द्वारा कैथरीन का जब विवाह अंग्रेज सम्राट से होता है तो वहाँ पे जो पुर्तगालियों का हस्तक्षेप होता है वो खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो होते हैं डच जो होते हैं 1759 में वेदरा की लड़ाई में जो होते हैं अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनका भी हस्तक्षेप खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज तो रहेंगे ही। चौथे नंबर पर डेनिश आते हैं। डेनिश को समझ में आ जाता है 1745 में कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो अपना सारा सामान बेच के, सारी जमीन जायदाद बेच के वापस चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट में फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 में निर्णायक रूप से लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ता है भारतीय भूभाग में, तथा भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।